दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो सकता है थोड़ा रफ आइडिया हो। मैं बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करता हूं और आपको एक स्ट्रेटेजी ज़रूर समझ में आ जाएगा कि जिस बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप उसको ट्रेडिंग बोलो, इन्वेस्टिंग बोलो, हम डिस्कस करते हैं, हम आते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ये पहले तो हम समझते हैं ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है। उसके पहले मोमेंटम मोमेंटम ऐसी चीज है, मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस में अगर सबसे ज्यादा स्टडी किया गया सब्जेक्ट है या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स है, बहुत सारा एनालिसिस जिसके ऊपर हुआ है, वो है मोमेंटम। और मैं बहुत एकेडमिक्स में ना भी जाऊं तो भी इतना समझ लीजिए कि काफी लोगों ने बहुत रिसर्च करके इस कंक्लूजन पे आए हैं, जो कॉमन एक कंक्लूजन रहा है कि मोमेंटम जो है ये वर्क करता है अलग अलग असेट क्लासेस में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे इट वर्क्स। हो सकता है पूरी तरह से कोई रीजन कंक्लूड ना कर पाया हो कि क्यों वर्क होता है, लेकिन ये वर्क जरूर होता है। इट इज एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। जो ये मोमेंटम है दैट वर्क्स, और उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजीज डिफाइन हो सकती है, अच्छा काम हो सकता है मार्केट में। अब ये मोमेंटम के बेस पे हम लोग जो ट्रेडर्स है, जो रेगुलरली वो ब्रेकआउट या रिवर्सल या पुल बैक ऐसे ट्रेड्स तो करते ही है। मतलब जब स्टॉक एनालिसिस भी हम करते हैं तो हम मोमेंटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश तो करते ही। इस मोमेंटम को पूरी तरह से कैसे डिफाइन किया जाए, उसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स है, अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में जो कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं कि हम कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, या कैसे ट्रेड करें, या कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो सारे आंसर्स उसमें है। जैसे हम क्या ट्रेड करेंगे, कौन से स्टॉक्स हम बाय करेंगे, कौन से हम सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, कितना बाय करेंगे, ठीक है, कब एंटर करेंगे और कब एग्जिट करेंगे। ये पूरे इसके जो सारे ये आंसर्स है ना, ये स्ट्रैटेजी में मिलते हैं। और जैसे ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, मतलब ये बेसिकली बाय एंड होल्ड टाइप स्ट्रैटेजी, मतलब यूल बाय, ये ऐसा नहीं है कि उसमें बेरिश स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। आगे चल के कभी उसके बेरिश वर्जन पे भी बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में जैसे हम स्टॉक मार्केट में अलग अलग मेथड्स होते हैं ट्रेडिंग के, अगर आपको आइडिया हो, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग होता है, मतलब जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो आप उसमें बने रहो, उसको बाय करो, और फिर जब तक अप ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक उस स्टॉक में, इंस्ट्रूमेंट में बने रहो। ऐसे ही कुछ रिवर्सल मेथड्स होते हैं, मतलब बॉटम या टॉप पे वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और वहां पे रिवर्सल ट्रेड करो, बॉटम पे बाय करने की कोशिश करो, टॉप में बेचने की कोशिश करो। एक पुल बैक स्ट्रेटेजी होता है, मतलब अप ट्रेंड में है, जब वो नीचे आ रहा है और ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ही है तो यहाँ कहीं बाय करने की कोशिश करो, है ना। और ब्रेकआउट मेथड होते हैं, मतलब स्टॉक अच्छा है और ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे बाय करे और फिर स्टॉप लॉस के साथ उसमें काम करे। तो ये ऐसा अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं जिससे स्टॉक मार्केट में काम होता है। अब समझते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे वर्क करता है। यहां पे पहला जो है काम है कि मोमेंटम को डिफाइन करना। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे हो सकता है। आज जो मैं आपको मोमेंटम स्ट्रेटेजी की ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूं, वो आपको ये भी दिमाग में रख के बात कर रहा हूं कि कितने लोगों ने किस टाइप का इसमें काम किया, और जो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस क्या है वो आपको बताऊं। फिर उसके बाद आप उसमें कैसे क्या सिलेक्ट करके कैसे आप काम कर सकते हो, ये दोनों एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे। और आप अपने हिसाब से भी उसमें अपने वेरिएशंस ला सकते हो, वो तीसरा पॉइंट है। अच्छा, मोमेंटम डिफाइन करने के लिए एक जो नॉर्मली ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है वो आरओसी बोलो या आप रिटर्न बोलो, ठीक है। मतलब स्टॉक मार्केट में, मतलब स्टॉक ने कितना रिटर्न जनरेट किया, कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर का अगर हम परफॉर्मेंस बोले, अब इसको मैं अगर डेली पे कन्वर्ट करूं तो रफली 252 कैंडल्स होता है। 240 कर लो, 252 कर लो, कोई भी एक नंबर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास। तो 252 कैंडल का अगर मैं देखूं कि रिटर्न क्या है, वो स्टॉक ने कैसा रिटर्न दिया, तो 1 ईयर रिटर्न आप बोल सकते हो। जिस स्टॉक ने जितना ज्यादा
रिटर्न दिया है वो अच्छा है, इन अ वे वो परफॉर्म कर रहा है, वो मोमेंटम में है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जिसका हायर रिटर्न हो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, या वो हाई मोमेंटम में है, ठीक। अच्छा, 1 ईयर रिटर्न में आप समझो, मान लो आज ये है, आज हम यहाँ खड़े हैं, आज का कैंडल है, इसके 1 ईयर पहले, मतलब अगर आपने 252 बोला हो तो 252 दिन पहले इस स्टॉक का कितना प्राइस था, फॉर एग्जांपल ये 100 था और ये अभी हो गया 150, तो इसका रिटर्न हो गया 50%। अगर आज के दिन में मैं इसको देखूंगा तो 50% रिटर्न। कल क्या होगा, अगर मैं कल देख रहा हूं इसी स्टॉक को, तो अब ये उसके एक दिन बाद यहां पे प्राइस आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये 1110 था और यहां ये 160 हो गया समझो, तो 160 और ये 1110 मतलब 50 रुपीज बढ़ा 110 पे, तो ये रफली 45% रिटर्न हो गया, ठीक है। तो जब भी आप देखते हो एवरी डे ये चेंज होगा 1 ईयर रिटर्न, क्योंकि ये बेस पीरियड भी चेंज होगा, है ना। ये बेसिक मतलब इसलिए भी आपको समझाया क्योंकि आप जब भी ये कैलकुलेट करते हो उस दिन से वो पीछे जाके देखता है, तो ये 1 ईयर रिटर्न भी डेली बेसिस पे चेंज होता है और अकॉर्डिंगली आपको हर एक स्टॉक का एक रिटर्न समझ में आता है और उस बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा स्टॉक ज्यादा परफॉर्मिंग है। फॉर एग्जांपल हम यहां पे कोई एक यूनिवर्स ले ले कि निफ्टी के 500 स्टॉक समझ लो, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, अभी एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं निफ्टी के 500 स्टॉक्स में, हम देख ले कि 1 ईयर में रिटर्न क्या दिया है स्टॉक्स ने, और जिसका सबसे ज्यादा रिटर्न है, मान लो 500 में से जिसका सबसे ज्यादा रिटर्न है, वैसे स्टॉक्स का हमने लिस्ट बना दी। तो क्या कर सकते हैं, निफ्टी के 500 स्टॉक्स में टॉप 20, फॉर एग्जांपल टॉप 20 स्टॉक्स जिसमें अच्छे रिटर्न्स हैं उसका लिस्ट बना दिया, तो ये सारे हो गए आपका एक तरह से पोर्टफोलियो कि जहां पे आप इन्वेस्ट करोगे। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस तरह से एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब ये पोर्टफोलियो में कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल अमाउंट कोई भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स कैश में लेने हैं, मतलब स्पॉट पे बाय करने हैं, हम लोग लिवरेज कुछ कर नहीं रहे, जितने पैसे उतने में ही करना है। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है, तो 50,000 का एक स्टॉक ले लिया, वैसे ही इक्वली 20 स्टॉक्स ले लिया और ये पोर्टफोलियो हो गया, है ना। तो मान लो आज के दिन 3 मई है फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे एक स्टॉक आइडेंटिफाई किए 1 साल के रिटर्न के हिसाब से, और उसमें से टॉप 20 स्टॉक्स को इक्वली पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया। ये एक तरीका हो गया, इसमें आपने एंटर किया तो आपको कौन से स्टॉक्स एंटर करने वो समझ में आया, कैसे एंटर करने वो समझ में आया। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने सिर्फ लिया 252 का रेट ऑफ चेंज बोलो, रिटर्न बोलो, परफॉर्मेंस बोलो, जो बोलना है इसको, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद टॉप 20 स्टॉक्स में इक्वल अमाउंट में बाय कर लिया। नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब इसको हम कैसे क्या इसको होल्ड करेंगे, एग्जिट करेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं नॉर्मली के पीरियोडिक रिव्यू करते हैं इस पोर्टफोलियो को, मतलब आज अगर इन्वेस्ट कर लिया ना, अब सीधा फॉर एग्जांपल मंथली रिव्यू, तो सीधा 1 महीने बाद, मतलब अभी 3 जून को, आज अभी 3 मई है, मान लो आज मैंने किया, सीधा 3 जून को आई विल सी इट अगेन। अब यहां पे आई विल सी के अभी और टॉप 20 कौन से, ठीक है, 3 जून को कौन से टॉप 20 है। अब उसमें से जो मेरे अभी 20 है उसमें जितने स्टॉक्स बने हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, कुछ स्टॉक्स होंगे जो नए होंगे और कुछ स्टॉक्स होंगे जो ये 20 में से चले जाएंगे। तो जो ये 20 में आज है वो उस टाइम नहीं है, उनको एग्जिट कर देंगे, और जो नए 20 उनको बाय कर लेंगे, तो फिर से वो 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो गया, तो वो चर्न हो गया, ठीक है, रीबैलेंसिंग बोल दो आप उसको, 3 जून को किया। सेम वे वापस सीधा 3 जुलाई को किया। ऐसे हर मंथ के 3 को, ये मैं एग्जाम्पल के लिए 3 कर रहा हूं, कोई भी एक दिन हो सकता है, आपने वो मंथ में वो डिसाइड कर लिया और एवरी टाइम उसको उसी दिन पे चर्न किया। ये तरीका है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, ठीक है। अब यहां तक जो हमने बोला बहुत सिंपल रूल्स हैं, 250 दिन का आरओसी, निफ्टी 500 का यूनिवर्स, टॉप 20 स्टॉक्स, इक्वल अमाउंट, एंट्री भी समझ में, आपको एग्जिट भी कैसे करना है वो भी समझ में। अब ये एक बेसिक मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मेथड है, इसमें कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं, इसमें वेरिएशंस काफी हो सकते हैं, जो मैंने काफी देखा लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्या लोगों ने काम किया है इसके ऊपर, उस हिसाब से ये एक जनरल प्रैक्टिस है।
इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। देखिए एक क्या होता है, एक जो रिटर्न होता है ना, मान लो स्टॉक का कोई ट्रेंड है या जो स्टॉक में जो हमें रिटर्न मिलता है, दैट इज सब्जेक्ट टू वोलेटिलिटी, मतलब इसमें एक वोलेटिलिटी भी एक फैक्टर होता है। ये दोनों जो है ना, इसका स्टडी हेल्प हो सकता है। मतलब अगर बहुत अच्छा रिटर्न लेकिन वोलेटिलिटी ज्यादा है ना, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, और कम वोलेटिलिटी के साथ अगर अच्छा रिटर्न दे तो दैट इज बेटर, है ना। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, इसी को मतलब अगर हम रिटर्न से बेटर है अगर हम कैलकुलेट करें वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न, आई कॉल इट वोलैर। तो वोलैर जो है वो वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न, मतलब हम रिटर्न को है ना वो वोलेटिलिटी से डिवाइड करें, एंड देन वी व्हाट वी गेट इज अ रिटर्न एडजस्टेड टू वोलेटिलिटी। अगर वो हायर है, हाई वोलैर है, इसका मतलब है वो स्टॉक में रिटर्न भी अच्छा है और वोलेटिलिटी कम है, तो हायर द वोलैर बेटर इट इज। सो सिर्फ रिटर्न के को ना देखते हुए हम उसको वोलेटिलिटी के साथ भी एडजस्ट करें, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम होने की वजह से पेन कम होगा जब ड्रॉडाउन आता है। ड्रॉडाउन मतलब जब बीच में मार्केट नीचे आता है तो पोर्टफोलियो जो नीचे आता है वो हो सकता है वो पेन थोड़ा कम हो, तो ये एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। दूसरा एक हो सकता है कभी कभी है ना स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में होते हैं लेकिन ओवरऑल 1 ईयर का रिटर्न थोड़ा अच्छा होता है तो वो लिस्ट में आ जाते हैं। उसमें कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि एटलीस्ट स्टॉक्स 200 ईएमए के ऊपर हो या 100 ईएमए के ऊपर हो, तो ऐसा कोई एक सिंपल ट्रेंड फिल्टर भी लगा सकते हैं कि ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, देन वी बाय इट। तो अप रिटर्न अच्छा है, वोलर अच्छा है और ट्रेंड भी अप है, तो थोड़ा सा और फिल्ट्रेशन हो जाता है ना। तो एक फिल्ट्रेशन हम लगा सकते हैं मूविंग एवरेजेस का या ट्रेंड फिल्ट्रेशन, ये एक और पॉसिबिलिटी है। अब आपके नॉलेज के लिए बता दूं, यहां पे है ना जब मोमेंटम में दो चीजें बोली जाती है, एक होता है एब्सोल्यूट मोमेंटम, एक होता है रिलेटिव मोमेंटम। देखिए आपके नॉलेज के लिए और बता दूं, मोमेंटम में दो चीजें कहते हैं वो लोग, एक होता है एब्सोल्यूट मोमेंटम और एक होता है रिलेटिव मोमेंटम। ठीक है, अब ये दोनों का फर्क कैसा है, एक्चुअली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट मोमेंटम का मतलब क्या है, वो स्टॉक को उसी के किसी क्राइटेरिया के साथ कंपेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल कोई हम इंडिकेटर लगा दिया है, सिंपल लेता हूं 200 डे ईएमए, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज हमने लगा दी। अगर स्टॉक 200 डे एवरेज के ऊपर है तो वो बुलिश मोमेंटम में है, अगर वो उसके नीचे है तो बेरिश मोमेंटम में। अब इसकी जगह कोई और क्राइटेरिया भी हो सकता है, कोई और इंडिकेटर या एनीथिंग एल्स। तो ये इसमें क्या करते हैं, हम स्टॉक को जज करते हैं कि वो बुलिश है या बेरिश है किसी एक क्राइटेरिया के साथ, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोमेंटम। रिलेटिव मोमेंटम क्या होता है कि स्टॉक अलग अलग स्टॉक्स को कंपेयर करके फिर डिसाइड करते हैं कि कहां पे मोमेंटम ज्यादा है। यहां पे फॉर एग्जांपल रिटर्न, आरओसी, रेट ऑफ चेंज। अब रिटर्न हमने अलग अलग स्टॉक के कंपेयर किए, फिर उसमें जिस स्टॉक के रिटर्न ज्यादा है वो कंपैरेटिवली उसका जो रिलेटिव मोमेंटम है वो हाई है और इसीलिए वो ज्यादा बुलिश स्टॉक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोमेंटम और एब्सोल्यूट मोमेंटम। अब जब हमने वो पहला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि 252 डे आरओसी और फिर हम उसमें हायर रिटर्न में हम इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक को, वो हो गया रिलेटिव मोमेंट का मेथड। ठीक है, अब इसी में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट मोमेंटम, जैसे हमने मूविंग एवरेज का भी एक फिल्टर लगा दिया कि स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर भी होना चाहिए, या कोई एक ट्रेंड फिल्ट्रेशन हो गया, और फिर ये आरओसी भी हो गया। जो हम वोलैर बोलते हैं वो भी एक तरह से, क्योंकि हम कंपेयर ही करते हैं, हम रिलेटिव मोमेंटम ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम अलग अलग स्टॉक के जिसका हायर वोलैर है वो उसको हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें। तो हायर वोलैर इज बेटर, वो रिलेटिव मोमेंटम हो गया, और ईएमए का फिल्टर लगा लिया वो एब्सोल्यूट मोमेंटम हो गया। अब कुछ और क्राइटेरिया भी होते हैं जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप ट्रेंड में ही जब हम बोले कि हमने ठीक है एक मूविंग एवरेज लगा दिया, रिटर्न देख लिया, एक और चीज क्या होता है कि जो स्टॉक हाई पे है, मतलब बुलिश है ऑलरेडी, लेट्स से 52 वीक हाई चल रहा है, तो हम 52 वीक हाई, बहुत लोग वैसे भी ये देखते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो 52 वीक हाई पे अगर स्टॉक चल रहा है तो इट इज वेरी बुलिश, है ना, देयर इज समथिंग गुड विद द स्टॉक, देयर इज समथिंग गुड विद द स्टॉक, एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है, तो ये एक अच्छा मोमेंटम भी बताता है। तो 52 वीक हाई इज आल्सो गुड मोमेंटम। अब हर स्टॉक ऑलवेज 52 वीक हाई में नहीं रहता, यहां से हो सकता है थोड़ा रिट्रेस हो, लेकिन इसके आसपास ही हो, फिर वो 52 वीक हाई करता है या उस फिर ब्रेकआउट देता है, तो ये बुलिश जोन होता है। तो हम एक कह सकते हैं कि 52 वीक हाई से मान लो कोई एक रिट्रेसमेंट हम बता दें कि 20% तक अगर रिट्रेस हुआ है
तो भी चलेगा, 20% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब 52 वीक हाई लगने के बाद ज्यादा से ज्यादा 20% रिट्रेसमेंट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और जितना कम रिट्रेसमेंट उतना अच्छा हो, 52 वीक हाई के आसपास है। तो ये भी हो गया बुलिश मोमेंटम एक तरह से, है ना। 52 वीक हाई की जगह ये ऑल टाइम हाई भी हो सकता है, ये भी एक बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब बिल्कुल ऑल टाइम हाई लग गया, उससे ज्यादा 20% नीचे आया है और उसके आसपास ही है, तो उसका एक मैक्सिमम, अगर उससे ज्यादा रिट्रेस हो गया तो नहीं, तो इसके आसपास ही होना चाहिए। अब इसमें क्या हो गया कि स्टॉक में एक तरह से मोमेंटम का क्राइटेरिया ही हो गया ना, कि अप ट्रेंड भी हो और 52 वीक हाई के आसपास भी हो, तो वो हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है। तो ये अगर हम क्लब करें इन स्टडीज को, तो क्या हो सकता है कि मान लो हम देखें 252 दिन का वोलायर, ठीक है, उसके बाद हम देखें ईएमए फिल्ट्रेशन के वो 200 डे के ईएमए के ऊपर होना चाहिए। एक और ईएमए फिल्टर भी लगा सकते हैं, देयर कैन बी वन मोर ईएमए के 100 डे ईएमए के ऊपर भी होना चाहिए। फिर हम ये बोले कि 52 वीक हाई, ये इससे वो विद इन 20% होना चाहिए उसके, ठीक है। ये 52 वीक हाई की जगह ETH भी हो सकता है, ये एक चॉइस हो सकता है। तो ये अगर हो गया, एक तरह से वॉलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न हो गया, रिलेटिव मोमेंटम, एब्सोल्यूट मोमेंटम। और ये पूरा जो अगर करके फिर हम स्टॉक को किसी यूनिवर्स पे हम कर सकते हैं। अब कौन सा स्टॉक यूनिवर्स हो सकता है? फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 हो सकता है, या निफ्टी 750 हो सकता है। ये यूनिवर्स के ऊपर हम और बात करते हैं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। 750 यूनिवर्स में मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, फ्रंटलाइन सब आ गए। अगर किसी को सिर्फ फ्रंटलाइन में ही पोर्टफोलियो बिल्ड करना है ब्लू चिप में, तो वो निफ्टी 50 में भी कर सकता है या निफ्टी 100 में भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर और बात करते हैं। तो ये एक यूनिवर्स हो गया, इसमें से हमने टॉप 20 स्टॉक्स निकाले फॉर एग्जांपल, और उसमें इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, और हर मंथ इसको चर्न किए, हर महीने में टॉप 20 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड हम रहे। ये एक पूरा तरीका हो सकता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। अब ये टॉप 20 की जगह किसी को 10 करने हैं, 15 करने हैं, 30 करने हैं, वो कर सकते हैं। मंथली की जगह वीकली चर्निंग कर रहे हैं, वीकली बहुत ज्यादा हो गया, वीकली रेकमेंडेड नहीं है, बट बहुत अग्रेसिव ट्रेडर है तो वीकली में ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बट कोई और ड्यूरेशन हो सकता है, चर्निंग का अपना अपना चॉइस होता है। कुछ लोग क्वार्टरली चर्निंग भी करते हैं, बट मंथली आई थिंक इट इज बेटर। तो इसमें वो सारे एंट्री एग्जिट क्या पूरा स्ट्रेटेजी पूरी तरह से डिफाइंड है। अच्छा, इसमें ये जो पूरा ये जो मेथड है, इसको अलग अलग तरीके से, कुछ लोग सिर्फ ये करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ये करते हैं, अलग अलग लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने एक आपको मॉडल बताया कि हम दो चार चीजें कंबाइन करके कर सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारा एक्चुअली बैक टेस्टिंग किया है लोगों ने, है रिसर्च पेपर में भी। ओवर अ टाइम इट इज प्रूवन कि ये मेथड अच्छा चलता है, एंड यू कैन डू बेटर देन द ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स विद दिस मेथड। इसका बैक टेस्टिंग का बात हो सकता है। मेरा एक और मानना है कि मॉडल में अगर थोड़ा लॉजिक होना वो बेटर होता है, क्योंकि बैक टेस्टिंग का और एक साइड क्या होता है कि हमारे पास एक तो लिमिटेड हिस्ट्री है, और इंडिया में ज्यादातर हमने बुल मार्केट देखा है, तो थोड़ा सा बायसनेस होता है बैक टेस्टिंग में। हालांकि वो हमें अंदाजा जरूर देता है कि दिस वर्क्स। फ्यूचर हो सकता है, हमें प्रिपेयर रहना है हर टाइप के आउटकम के लिए। तो फ्यूचर में हो सकता है हम कभी बेयर मार्केट देखें, तो उसमें क्या होगा कि ये जो स्टॉक्स में हम लोग हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे बुलिश स्टॉक्स में, जो ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं, इन अ वे आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, है ना। इसीलिए इसमें और वेरिएशंस हो सकते हैं उस मॉडल में, जो अपने अपने हिसाब से हर कोई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि RS का फिल्टर लगाने का, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हो, वही स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्ट करें। दैट इज ऑल्सो गुड वे ऑफ एक फिल्टर हो सकता है जो इसमें ऐड हो सकता है। अब ये मैंने आपको ओवरऑल एक मॉडल बताया, इसको आप बहुत आसानी से डिफाइन एज में जोन प्लेटफॉर्म है, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई शो यू। तो देखो, जोन में आप ऐप में क्लिक करके आर जोन में जाते हो, जो फर्स्ट ऑप्शन है, वहां ये स्कैनर्स के लिस्ट में एक स्मार्ट स्कैनर करके यहाँ ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे बहुत सारे स्कैनर्स ओपन होंगे। उसमें जो सबसे लास्ट वाला ये स्कैनर है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्कैनर। अब ये स्कैनर्स में आपको देखिए ये सारे ऑप्शंस समझ आएंगे।
पहला है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। यहाँ से आप ये ग्रुप ऑफ स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी 500, निफ्टी 750, कोई भी स्टॉक ग्रुप जो आपको चाहिए। यहाँ है पीरियड 252 है जो हमने बात की, मतलब 1 साल रफली। इसमें कोई है जो 6 मंथ प्रेफर करता है, कोई है 3 मंथ प्रेफर करता है, वैसे भी आप कर सकते हो। मतलब यू कैन पुट 180 या 60, कोई भी और नंबर, ठीक। फिर यहां आप देखिए मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, मतलब ये एक सिलेक्शन है। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 20% है 52 वीक हाई, तो ये 20% है। किसी को चाहिए 10% ही तो वो भी डाल सकता है, या 25% वो डाल सकता है। 52 वीक से चाहिए या ATH मतलब ऑल टाइम हाई, यहां से चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इधर जो आप सिलेक्ट किया तो वैसे स्टॉक्स ही लिस्ट में कंसीडर होंगे। तो निफ्टी 500 में वही स्टॉक्स कंसीडर होंगे जहां पे 52 वीक हाई के बाद मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 20% ही हुआ है, 20% से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए, इसको 30%, 40% थोड़ा ईज भी कर सकते हैं, इस मेथड को थोड़ा ईज भी कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद वॉल्यूम अबाव, मतलब अगर ऐसा है कि वॉल्यूम 1 लाख या कोई भी और नंबर उसके ऊपर ही होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया यहाँ सेट कर सकते हैं, तो वही स्टॉक्स कंसीडर हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है EMA, तो डिफॉल्ट है 200 जिसपे, ठीक है। तो 200 EMA के ऊपर स्टॉक्स है, अगर नहीं चाहिए वो तो इसको अनक्लिक कर दो। और अगर ये 200 के साथ दूसरा एक 100 का भी ऑप्शन है, तो उसको सिलेक्ट करो तो 100 EMA के ऊपर भी स्टॉक्स कंसीडर होंगे। अगर 200 के अलावा या 100 के अलावा कोई और मूविंग एवरेज चाहिए, 50, 20, 150, कोई भी वो नंबर यू कैन ऑलवेज पुट और वहां पे टिक कर दो, तो वही स्टॉक्स कंसीडर होंगे जो उस मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अगर मैंने 200 और 100 सिलेक्ट करके रन किया तो वही स्टॉक्स कंसीडर होंगे जो 200 डे और 100 डे EMA के ऊपर है और विद इन 20% 52 वीक हाई से है। और फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे बेस्ड ऑन उसका रिटर्न, ईयरली रिटर्न, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो रिलेटिव मोमेंटम। तो रिलेटिव मोमेंटम पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है ऑप्शन विद डिनोमिनेटर। अब यहाँ निफ्टी 50 डिनोमिनेटर है, इसकी जगह कोई और इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं। तो फिर निफ्टी 50 के साथ वो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करेगा। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ में क्या करेगा कि उसका जो रेशियो है वो भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या नहीं, जो आपने सिलेक्ट किया है वो भी होना चाहिए, तो ही वो स्टॉक कंसीडर करेगा। तो उसमें आउट परफॉर्मेंस है क्या नहीं वो भी कंसीडर होगा। और दूसरा, उसका जो एक वोलेर स्कोर होता है, जब आप इसको रन करते हो तो ये स्टॉक का लिस्ट आता है और यहाँ पे देखिए रिटर्न आता है जो 252 डे का रिटर्न, उसके साथ वोलेर स्कोर और रिट्रेसमेंट भी आता है, कितना रिट्रेसमेंट है 52 वीक हाई से। अब ये जब स्टॉक का लिस्ट कंसीडर हो रहा है उसमें ये भी कंसीडर हो रहा है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है क्या, मतलब वो रेशियो चार्ट भी उसका मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं। और जो वोलेर स्कोर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब रिलेटिव मोमेंटम सिलेक्ट किया। अगर किसी को नहीं चाहिए वो रिलेटिव स्ट्रेंथ तो उसको अनक्लिक करके भी वो रन कर सकते हैं, तो वोलेर स्कोर चेंज हो जाएगा। अब जब ये पूरा रन हो जाएगा तब हम स्टॉक को सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं और इसमें से मैं वोलेर स्कोर से इसको सॉर्ट कर दूं, तो अब ये जो है ये टॉप 20 स्टॉक्स है, इसमें से ये हमें समझ आ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये स्टॉक नेम का कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये मेथड है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, पहले 20 स्टॉक्स में हमने इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट कर लिया, फिर सीधा उसको 1 महीने बाद देखा, है ना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर वो 20 स्टॉक्स में जो एंट्री एग्जिट होगा। अब इसमें चर्न कम करने के लिए कभी कभी क्या होता है, 20 स्टॉक्स में आ गया पहले टॉप 20, फिर नेक्स्ट मंथ में वो टॉप 20 में बहुत अलग नाम होते हैं, तो बहुत एंट्री एग्जिट होता है, बहुत सारे स्टॉक्स निकल जाते हैं, फिर बहुत वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए एक बफर का रूल होता है जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैंने अल्फा वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था ना कि वो कैसे बफर प्रैक्टिस करते हैं। वैसे ही मान लो टॉप 20 एक बार आपका एंट्री हो गया ना, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप रन करोगे नेक्स्ट मंथ में, तो वो स्टॉक का जो रैंक है ना वो अगर 25, 26 इतना होगा तो चलेगा, उसको एग्जिट मत करोगे। कभी कभी वो थोड़ा बाहर जाता है, 25, 30 तक जाता है, फिर 20 तक आ जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। तो बार बार एंट्री एग्जिट से अच्छा उसमें बफर क्राइटेरिया रख सकते हैं। तो बफर क्राइटेरिया 50% भी होता है, 100% भी होता है। 50% का मतलब क्या है, 20 स्टॉक्स है ना, 30 के नीचे रैंकिंग नहीं जाए, ठीक है, तब तक वो स्टॉक आपके लिस्ट में ही रहेगा, उसको एग्जिट नहीं करेंगे। 100% मतलब 40 तक रैंकिंग, मतलब एंट्री कर लिया टॉप 20 में आने के बाद
फिर जब तक वो 40 के ऊपर उसका रैंक है तब तक वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। अगर 40 के नीचे रैंक चला गया तो आप पोर्टफोलियो से उसको एग्जिट कर दोगे। ठीक है, तो ये बफर करने से चर्न कम हो जाता है और ज्यादातर वो स्टॉक्स कभी कभी थोड़े से अंडर परफॉर्म करते हैं, फिर वापस परफॉर्म करने लगते हैं, तो आप बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करते, आपके पोर्टफोलियो में बने रहते हैं वो स्टॉक्स। तो मेथड पूरी तरह से समझ में आ गई, प्रैक्टिस करना भी आसान है और जोन में काम और आसान हो जाता है। बहुत सारा सोच समझ के वो फिल्टर्स लगाए जो ज्यादातर लोग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से अपने मॉडल्स लोग बिल्ड कर सकते हैं और सिंपल भी रखा है उसको। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं जो लोग उसको थोड़ा सा और करने में विलिंग है, थोड़ा एफर्ट डालने में, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है ड्यूअल मोमेंटम। गैरी एंटोनाची का एक बुक है, उन्होंने उस पर काफी काम किया है। वो कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक तरह से जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में हमने बहुत बार बात किया है उसी का फ्लेवर इसमें लेके आ सकते हैं। तो जो हमने यूनिवर्स की बात की ना कि हम निफ्टी 500 में कर सकते हैं, अच्छा यूनिवर्स में आप समझ लो, देखो आप अलग अलग पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हो या अपने चॉइस के हिसाब से भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ फ्रंट लाइन में करना है, सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है, वो यूनिवर्स पे आप ये स्ट्रैटेजी रन कर सकते हो। अगर मिड कैप भी करना है तो मिड कैप 150 करके इंडेक्स है, उस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। स्मॉल कैप में करना है तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, उसमें कर सकते हो। ये सबके साथ करना है तो निफ्टी 500 इंडेक्स है, उसमें कर सकते हो। उसके अलावा निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स है, निफ्टी माइक्रो कैप 250, उसमें कर सकते हो। और ये सबके साथ करना है तो निफ्टी 750 इंडेक्स में कर सकते हो, जिसका नाम है निफ्टी टोटल मार्केट। ये ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वो 750 स्टॉक्स का ग्रुप है और उसमें ये सारे स्टॉक्स आ गए, फ्रंट लाइन, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उसमें ये रन करके उसमें से टॉप 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, ये एक तरीका हो गया ग्रुप सिलेक्ट करने का बेस्ड ऑन मार्केट कैप। इसमें एक और फिल्टर क्या पॉसिबल है कि अगर हम ये देखें कि पहली बात कि निफ्टी और बॉन्ड, उसका हम रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट देखें, जिनको पी&एफ समझ में आता है वो पी&एफ देखो, रैंको समझ में आता है रैंको देखो, बहुत सारा नॉइज रिमूव होकर वो क्लीन पिक्चर देता है। नहीं समझ में आता है सिंपल रेशियो चार्ट दे सकते हैं, एक मूविंग एवरेज के साथ लगा दो कि अगर वो मूविंग एवरेज के ऊपर है वो रेशियो चार्ट या रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट बुलिश है निफ्टी का, तो हम निफ्टी में करेंगे, जैसा है वैसा ही चलेगा। अगर वो बॉन्ड आउट परफॉर्मिंग है, निफ्टी वर्सेस बॉन्ड हमने देख लिया, अगर बॉन्ड्स आउट परफॉर्म करना है तो उस टाइम पे नया स्टॉक एंटर नहीं करेंगे, उतना कैश ही रहेगा। मतलब 20 स्टॉक्स हैं, उसमें से 10 एग्जिट हो गए तो और 10 एंटर नहीं करेंगे, तो वो कैश रखेंगे जब तक निफ्टी आउट परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं करता। तो इसका एल्गोरिदम कैसे हो सकता है, निफ्टी वर्सेस बॉन्ड, क्या ये आउट परफॉर्मिंग है, यस, तो फिर जो चल रहा है वो चलने दो, जो स्ट्रेटेजी है। अगर ये नो, ये आउट परफॉर्मिंग नहीं है, तो फिर उस टाइम पे एग्जिट जो है उसकी जगह वो कैश में बैठे रहो। उसके बाद जब वो फिर से आउट परफॉर्म करने लगेगा, जब यस फिर आउट परफॉर्म करने लगेगा तो स्ट्रेटेजी पे वापस आ जाओ, नहीं तो कैश में बने रहो। तब तक फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे, इसका मतलब नहीं एग्जिट पूरा कर देना है, एंट्री नहीं करेंगे, जब जैसे जैसे एग्जिट क्राइटेरिया होता है एग्जिट स्टॉक करते जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे वेरिएशन से क्या होता है कि अगर मान लो बेयर मार्केट है, जब सब गिर रहा है, क्योंकि क्या होगा कि वो टॉप 20 स्टॉक्स में आप जब हमेशा इन्वेस्टेड करते रहते हो तो कभी कभी होता है ना बेयर मार्केट में, तो जो खराब भी कर रहे हैं वो भी स्टॉक में तो आएंगे ही, मतलब सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें भी कोई तो आएगा ही। इसीलिए वो चीज से बचने के लिए ये हेल्प हो सकता है। और बहुत बार क्या होता है, जब बॉन्ड्स आउट परफॉर्म करने स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल बॉन्ड्स में बेटर रिटर्न है कंपेयर टू इक्विटी, तो ऐसे टाइम पे स्लो हो जाना इक्विटी में प्रेफरेबल है। तो हमने एब्सोल्यूट मोमेंटम डिस्कस किया, रिलेटिव मोमेंटम डिस्कस किया, ड्यूअल मोमेंटम भी डिस्कस किया। और ये अगर आप पूरा चीज ये आप आरजोन में आराम से कर सकते हो और स्कैनर भी आपके पास पूरा रेडी है, बस रन करके आप अपना काम कर सकते हो। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं थोड़ा वेरिएशन, तो वो करो, मतलब 6 मंथ करो उसका, या मूविंग एवरेज के साथ प्रैक्टिस करो या डुअल मोमेंटम करो, ये थोड़ा वैल्यू एड जरूर करेगा। अगर सिंपल भी किसी को करना है तो जस्ट ओपन करके मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो डिफॉल्ट टिक्स है ना उसी के साथ स्कैन कर दो, तो भी काफी अच्छा काम हो सकता है। अच्छा, इसमें आप हर महीना चर्न वाला स्ट्रेटेजी जो टिपिकल एक मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से काम कर सकते हो। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग हैं जो हर महीना नहीं होता है या वैसा ही वो उसी फैशन में काम नहीं करना है, लेकिन कुछ स्टॉक्स मिल गए
फिर उन स्टॉक्स में टॉप 20, 30 या 40 स्टॉक्स, अपना एक यूनिवर्स बना लिया उन स्टॉक का, और फिर उन स्टॉक्स में हम ब्रेकआउट या रिवर्सल या पुल बैक, जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो वो उन स्टॉक्स में क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उनको ट्रेड किया, दैट ऑल्सो बिकम्स अ डिसेंट स्ट्रेटेजी, है ना। एक और पॉसिबिलिटी है वेरिएशन की कि मान लो एंटर कर लिया, ये सब मोमेंटम इन्वेस्टिंग के मेथड पूरा फॉलो किया जो हमने डिस्कस किया, एक एग्जिट क्राइटेरिया रखा स्टॉक में प्राइस बेस्ड, कि स्टॉक लेट्स से डी स्मार्ट के नीचे आ गया तो एग्जिट कर देंगे ड्यूरिंग द मंथ भी, और फिर उस टाइम कोई दूसरा एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री वापस नेक्स्ट मंथ में या जो भी डेट है जिस टाइम हम वो रन कर रहे हैं तभी हम करेंगे। तो ये चीजों में क्या होता है, ये भी एक वेरिएशन है जो पॉसिबल है प्रैक्टिस करना। अच्छा, ये जो चीजों में है ना, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने अगर डिसाइड किया कि इस डेट को हम ये स्कैनर रन करके ये सब करेंगे तो फिर उसी टाइम करना है। ये अपने आप में एक पूरा मेथड है जो ओवर अ टाइम परफॉर्म करेगा। देखिए, ये मेथड में ऐसा नहीं होता कि हर महीना रिटर्न आएगा या हर महीना कुछ अच्छा चलेगा, ये ऑलवेज चलेगा। इसके भी डाउन साइड होंगे, जब बेयर मार्केट होता है इट विल नॉट परफॉर्म, राइट। इसमें ये जो स्ट्रेटेजी होता है ना, इसका बेसिक प्रीमाइस क्या है कि बाय हाई एंड सेल हायर। मतलब ये इसका एक बेसिक प्रीमाइस होता है कि आप जब बाय करोगे ना, मान लो स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, मतलब ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, तब हम कहीं उसको बाय करते हैं। और जब फिर हमें पता नहीं होता ना वो कितना और ऊपर जाएगा। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, आज जो आप मल्टी बैगर देखते हो, कभी कभी वो कभी ना कभी ऑल टाइम हाई थे, फिर उसके बाद वो और ऊपर जाते ही गए, है ना। तो वो स्टॉक तो अपना वो जर्नी करेगा, तो बाय हाई। और फिर ये होता है कि आप बिल्कुल उसको हाई टॉप में नहीं बेचते हो, उसके बाद वो जब कभी नीचे आता है तो वहां आप कभी बेचते हो उसको। तो ये टाइप का ये मेथड है। तो इसमें ऐसा नहीं होता सारे विनर्स होते हैं, इसमें ये नहीं होता आप बॉटम में बाय कर रहे हो टॉप में बेच रहे हो, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। इसमें माइंडसेट ही होना चाहिए जो एक्सेप्ट कर ले कि दिस इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस, बाय हाई और उसके ऊपर उसको और बेचो, सेल हायर, और वो भी बिल्कुल टॉप में नहीं, कहीं थोड़ा सा और नीचे जब आता है तो इसमें हाई मोमेंटम स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी ऊपर है। और इसमें ये समझना जरूरी है, देखो हर स्टॉक को हम बॉटम में खरीदे टॉप में बेचे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है और जरूरी भी नहीं है। सी, यहाँ पे भी रिटर्न्स होते हैं, अल्टीमेटली हमें रिटर्न बनाना है, यहाँ पे भी रिटर्न मिल सकते हैं ओवर अ टाइम। जरूरी क्या है कि स्टॉक्स जहां पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा हो और लॉस कम हो, है ना। तो वो रिस्क रिवार्ड अच्छा होना चाहिए, तो ओवर अ टाइम अच्छा पैसा बन सकता है, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और ये भी एक जरूरी माइंडसेट होना चाहिए कि हम हर पार्टी में नहीं हो सकते ना, हम हर एक स्टॉक को बिल्कुल बॉटम में कैप्चर नहीं कर सकते। और इसमें आपका एज क्या हो सकता है पता है, कि आप स्टॉक को एग्जिट कर रहे हो जब वो निकल जाता है वो रैंक के नीचे, तो इसका मतलब है जब अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो यू आर एग्जिटिंग दैट स्टॉक। तो ये जो चीज है ना वो आपको परफॉर्म कराएगा इस पूरे मेथड में। एग्जिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वहां पे क्लियरली, यहाँ पे ये क्लियरली डिफाइंड है। इसमें जो वोलेटिलिटी एडजस्टेड मेथड है ना, वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा तरीका है, रेदर देन प्योर हम रिटर्न देखे। उसमें ऑप्शन है जोन में, आप रिटर्न के बेस पे भी सॉर्ट करके उसके बेस पे भी काम कर सकते हो, लेकिन वोलार जो है वो बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज वहां पे आपका पेन कंपैरेटिवली कम हो सकता है जो रिटर्न है उसमें, तो परफॉर्मेंस के साथ कम वोलेटिलिटी, दैट्स अ बेटर कॉम्बिनेशन। और देखिए, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, हालांकि आप हर महीना इसको चर्न करते हो तो हो सकता है आप ट्रेड कर रहे हो, उसको बार बार एंट्री एग्जिट कर रहे हो, बट उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, बिकॉज हर महीना आपको रिटर्न कैलकुलेट भी नहीं करना है। आपको ऐसे समझना है कि मैंने किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट किया, किसी एक स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट किया है, और अब मैं उसको देखूंगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। सो ये तरीका वही है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चर्निंग होता है, हर मंथ चर्निंग होगा, बट उसको हर महीना को P&L नहीं देखना है, वो एक मेथड की तरह ही उसमें बने रहना है, तब आपको इसका एक्चुअल और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बहुत जरूरी चीज है इसमें समझने के लिए। और आप उसको ट्रेडिंग कहो, लेकिन वो एक तरीका है कि जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को बस एवरी टाइम रीबैलेंस कर रहे हो, जिससे आप ओवर अ टाइम आउट परफॉर्म कर सको। तो इसमें जो माइंडसेट है ना वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, इवन तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो ना, तो थिंकिंग जो है ना, माइंडसेट वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मतलब एवरीडे P&L डज नॉट मैटर, आपका ओवर अ टाइम वो स्ट्रैटेजी परफॉर्म करे वो ज्यादा जरूरी है, और उस हिसाब से जब काम होना तो अच्छा काम हो सकता है, एग्जीक्यूशन बेटर हो जाता है। अब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो यूनिवर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो लोग ये इस मेथड को यूज कर सकते हैं वीकली चर्न के लिए भी। एटलीस्ट विल गेट द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो बेस्ट परफॉर्मिंग है,
ऑन अ वीकली बेसिस ऑल्सो, और फिर उसमें नेक्स्ट वीक में उसी में ट्रेड कर लिया, ब्रेकआउट पुल बैक कर लिया, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट किया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट मेरा पर्सनली फेवरेट मेथड है, और डिटेल में भी बात करेंगे। मैंने इसके ऊपर बहुत सारा बात किया, अपने P&F के कोर्स में भी मैंने उसके ऊपर बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। देखिए ये एक अच्छा मेथड हो सकता है बाय एंड होल्ड से भी। बाय एंड होल्ड अपनी जगह डेफिनेटली अच्छा मेथड है, और उसमें अच्छे स्टॉक्स में हम बने रहे ओवर अ टाइम, सो अच्छे रिटर्न्स आते हैं, ये तो प्रूवन फैक्ट है। लेकिन ये भी एक अच्छा डिसेंट तरीका जरूर है। आप इसमें अपने हिसाब से सोच के, हमने बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए, टाइम स्पेंड कीजिए उसके, अपने हिसाब से बैठ के आप अपने वेरिएशंस भी उसमें ला सकते हो। इनफैक्ट जोन में और भी ऐसे चीजें हैं जहां पे ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस किया जा सकता है, जैसे फ्यूजन मैट्रिक्स है या अल्टीमेट मैट्रिक्स है, वो भी ऐसे मेथड्स है जहां पे ये चीजें प्रैक्टिस की जा सकती है। उसमें आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स वगैरह मिलेगा, आपको अपने मेथड उसमें बिल्ड करने, आप कब चर्न करोगे, कितना चर्न करोगे, है ना, वो सब चीजें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो रूल्स मैंने बताया वहां से आप जरूर प्रैक्टिस करने की स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अ डिसेंट मेथड। जैसे मैंने बताया, आपको माइंडसेट लॉन्ग टर्म रखना है। बाय एंड होल्ड में कभी कभी हम ऐसे स्टॉक्स नहीं बताते हैं जो आगे जाके डिलिस्ट हो गए या जिनमें रिटर्न्स नहीं है, उसकी ज्यादातर बात नहीं होती, इसलिए उसमें एक बायस्ड पिक्चर होता है। बहुत सारे निफ्टी 50 के ऐसे स्टॉक्स थे जो आज एग्जिस्ट नहीं करते, जो डिलिस्ट हो गए, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हम इन्फोसिस में ही इन्वेस्ट करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं ना जो बाद में नहीं परफॉर्म होते। तो ये ऐसी मेथड में एटलीस्ट आप वैसे स्टॉक्स में ही बने रहते हो जो परफॉर्मिंग है। अब ये मेथड हो या कोई भी और मेथड हो, आपके पास अगर ऐसे क्राइटेरिया है जहां पे आप परफॉर्मर के साथ बने रहोगे या आप अच्छे स्टॉक्स में बने रहोगे, और आपके पास एग्जिट क्राइटेरिया एकदम प्री डिफाइंड और अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये बता सकता हूँ। सो इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मोमेंटम इन्वेस्टिंग को, जो आरजोन में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई क्वेरी है या वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर योर टाइम।